जमानत। हम सब ने ये शब्द सुना है, फिल्मों में, खबरों में, हर जगह। लेकिन क्या ये अमीरों के लिए सिस्टम से बाहर निकलने का एक रास्ता है, या फिर हर नागरिक का एक बुनियादी अधिकार? आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के तहत इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो बताते हैं कि ये विषय सिर्फ वकीलों और जजों के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हर उस इंसान के लिए है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय के मतलब को समझना चाहता है। तो चलिए इस नए कानून की एक बहुत ही छोटी सी धारा 2B से शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जमानत का मतलब सिर्फ किसी को जेल से बाहर निकालना नहीं है। ये एक तराजू की तरह है जिसके एक पल्ले पर किसी व्यक्ति की आजादी है और दूसरे पर पूरे समाज की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी। अच्छा। हमारी आज की चर्चा का मिशन इसी संतुलन को समझना है। ये कागज पर कैसा दिखता है और असल जिंदगी में कैसे काम करता है। ठीक है, तो इस संतुलन को समझने के लिए सबसे पहले उस कानूनी परिभाषा को ही पकड़ते हैं। बीएनएसएस की धारा 2B कहती है कि जमानत का मतलब है किसी अपराध के आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत से एक बॉन्ड या बेल बॉन्ड निष्पादित करने पर रिहा करना। सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसमें कई परतें हैं। बहुत पढ़ते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए रोहित नाम के एक लड़के पर चोरी का आरोप है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब वो हिरासत में है, यानी पुलिस के फिजिकल कंट्रोल में। जब तक अदालत उसे जमानत नहीं देती वो वहीं रहेगा। तो परिभाषा का पहला हिस्सा हिरासत से रिहाई, वो रोहित के लिए उस लॉकअप से बाहर आने का टिकट है। और दूसरा हिस्सा है आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति। ये दिलचस्प है। क्यों? मतलब रोहित पर अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ है, हो सकता है वो पूरी तरह से बेगुनाह हो। बिल्कुल। और इसीलिए उसे जमानत का हक है, क्योंकि हमारी न्याय प्रणाली का एक बहुत ही मजबूत सिद्धांत है निर्दोषिता की उपधारणा, यानी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जब तक अदालत में सारे सबूतों और गवाहों के बाद ये तय नहीं हो जाता कि रोहित दोषी है, तब तक कानून उसे निर्दोष मानेगा। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है जो कई लोगों को होती है। क्या? जमानत का मतलब बरी होना या केस जीतना नहीं है। ये सिर्फ एक अंतरिम राहत है, एक प्रक्रियात्मक व्यवस्था है जो ये कहती है कि ठीक है रोहित, हमें तुम पर लगे आरोपों की जांच करनी है, लेकिन इसके लिए तुम्हें दोषी साबित होने से पहले जेल में सड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। समझ गई। तो ये एक तरह से अस्थायी आजादी है, लेकिन ये आजादी बिना किसी शर्त के तो नहीं मिलती होगी। नहीं नहीं। मतलब अदालत रोहित को ऐसे ही तो नहीं जाने देगी कि जाओ, जब केस शुरू होगा तो आ जाना। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर वो तराजू का दूसरा पलड़ा आता है, समाज का हित। अच्छा। अदालत रोहित को रिहा करते हुए उस पर कुछ शर्तें लगा सकती है। ये शर्तें ये सुनिश्चित करने के लिए होती हैं कि वो न्याय की प्रक्रिया में कोई बाधा न डाले। किस तरह की शर्तें? क्या हमारे स्रोत कुछ उदाहरण देते हैं? हाँ बिल्कुल, व्यवहारिक उदाहरण है। अदालत कह सकती है कि रोहित को हर हफ्ते पास के पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी। या ये शर्त लगा सकती है कि वो उस इलाके में नहीं जाएगा जहां चोरी हुई थी, ताकि वो किसी गवाह को डरा धमका ना सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना करे। सही। गंभीर मामलों में अदालत पासपोर्ट जब्त कर सकती है ताकि व्यक्ति देश छोड़कर भाग न जाए। लेकिन एक सवाल मन में आता है, सिद्धांत तो ये है कि ये शर्तें दंडात्मक नहीं बल्कि निवारक यानी प्रिवेंटिव होती हैं। हाँ, मतलब इनका मकसद सजा देना नहीं है। सिद्धांत तो यही है, लेकिन कभी-कभी जमीनी हकीकत में ये लाइन थोड़ी धुंधली हो जाती है। कैसे? जब किसी पर देश छोड़कर न जाने की शर्त लगा दी जाती है और उसका काम ही विदेश यात्रा से जुड़ा हो, तो भले ही वो तकनीकी रूप से निवारक हो, पर असर में वो दंडात्मक महसूस हो सकती है। सही बात है। अदालत को इसी संतुलन को बहुत ध्यान से साधना पड़ता है कि शर्त इतनी भी कठोर ना हो जाए कि वो जमानत मिलने के बावजूद एक सजा जैसी लगे। ठीक है, तो अदालत शर्तें लगा सकती है, लेकिन ये रिहाई होती कैसे है? मैंने बॉन्ड और बेल बॉन्ड दोनों के बारे में सुना है, और कानून की परिभाषा में भी इन दोनों का जिक्र है। ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर क्या इनमें कोई फर्क है? इनमें जमीन आसमान का फर्क है, और ये फर्क रोहित जैसे आम इंसान के लिए बहुत मायने रखता है। अच्छा। पहले बॉन्ड को समझते हैं। बॉन्ड सिर्फ एक वादा है जो आरोपी यानी रोहित खुद अदालत से करता है। वो एक दस्तावेज पर साइन करता है कि मैं अदालत की सारी शर्तों का पालन करूंगा, और अगर मैंने कोई शर्त तोड़ी तो मैं अदालत को एक तयशुदा रकम, मान लीजिए 50,000 रुपए दूंगा। बस? इसमें कोई तीसरा व्यक्ति शामिल नहीं होता? नहीं,
अच्छा, तो ये सिर्फ रोहित और अदालत के बीच का एक अग्रीमेंट है। हाँ, अदालतें आमतौर पर छोटे मोटे अपराधों में इसका इस्तेमाल करती हैं जब उन्हें लगता है कि आरोपी के भागने का या गड़बड़ करने का खतरा कम है। एक मिनट, तो अगर बॉन्ड में आरोपी खुद वादा कर रहा है तो फिर बेल बॉन्ड की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्या अदालत को आरोपी के वादे पर भरोसा नहीं होता? ये भरोसे से ज्यादा खतरे का आकलन करने की बात है। बेल बॉन्ड में अदालत एक अतिरिक्त सुरक्षा जाती है। अतिरिक्त सुरक्षा? हाँ, इसमें आरोपी यानी रोहित के साथ साथ एक तीसरा व्यक्ति भी शामिल होता है, जिसे हम जमानतदार या श्योरिटी कहते हैं। ये जमानतदार अदालत को एक तरह की गारंटी देता है। गारंटी? किस तरह की गारंटी? जमानतदार भी एक दस्तावेज पर साइन करता है और कहता है, मैं रोहित की गारंटी लेता हूं। अगर ये अदालत में पेश नहीं हुआ या इसने कोई शर्त तोड़ी तो जो बॉन्ड की रकम है वो मैं भरूंगा। अच्छा। आप इसे ऐसा समझ सकती हैं जैसे आप किसी दोस्त के बैंक लोन के लिए गारंटर बनती। अगर दोस्त लोन नहीं चुकाता तो बैंक आपको पकड़ता है। यहाँ जमानतदार वही गारंटर है, रोहित दोस्त है और अदालत वो बैंक है। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। इससे एकदम साफ हो गया। तो जमानतदार होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी। लेकिन यहाँ एक और व्यावहारिक सवाल उठता है। रोहित जैसे किसी आम गरीब लड़के के लिए ऐसा जमानतदार ढूंढना जो 50,000 या 1 लाख रुपए की गारंटी ले सके, कितना मुश्किल होगा। और यही हमारी न्याय प्रणाली की एक बहुत बड़ी चुनौती है जिस पर शोध भी इशारा करते हैं। कई बार लोगों को जमानत मिल तो जाती है लेकिन वो बेल बॉन्ड की शर्तें पूरी नहीं कर पाते। उनके पास ऐसा कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं होता जो इतनी बड़ी रकम की जिम्मेदारी ले सकें। तो फिर क्या होता है? नतीजा, जमानत का आदेश हाथ में होने के बावजूद वो महीनों सालों तक जेल में पड़े रहते हैं। अरे, ये एक ऐसा पहलू है जहां कानून का इरादा अच्छा होते हुए भी सामाजिक और आर्थिक हकीकत उस पर भारी पड़ जाती है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब जमानत का अधिकार होना एक बात है और उस अधिकार का इस्तेमाल कर पाना बिल्कुल दूसरी। बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए रोहित को जमानत मिल गई, लेकिन फिर क्या होगा अगर वो दोषी पाया जाता है? क्या जमानत तब भी चलती रहेगी? नहीं, यहीं पर कहानी पूरी तरह बदल जाती है। जमानत की पूरी अवधारणा सिर्फ मुकदमे के दौरान यानी प्री ट्रायल स्टेज पर लागू होती है। सिर्फ तब तक? हाँ, जिस पल अदालत रोहित को दोषी करार देती है उसी पल निर्दोषिता की उपधारणा खत्म हो जाती है। अब वो कानून की नजर में आरोपी नहीं बल्कि एक दोषी है। वाह, मतलब एक फैसले से उसका पूरा स्टेटस ही बदल गया। तो जमानत शब्द उसकी डिक्शनरी से ही गायब हो जाता है। बिल्कुल। दोष सिद्धि के बाद हिरासत सजा बन जाती है। उस स्टेज पर दूसरे रास्ते खुलते हैं। जैसे अगर रोहित ऊपरी अदालत में अपील करता है तो वो सजा के निलंबन मतलब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए अर्जी दे सकता है। अच्छा, या सजा काटते समय अच्छे व्यवहार पर उसे कुछ समय के लिए पैरोल या फरलो पर रिहाई मिल सकती है। लेकिन हमारे स्रोत ये साफ करते हैं कि इन्हें जमानत नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये सजा के दौरान मिलने वाली रियायतें हैं, जमानत की तरह अधिकार नहीं। ठीक है, ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है। तो चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इस पूरी चर्चा का सार क्या है? जमानत के पीछे का दर्शन क्या है? हमारे स्रोत एक बहुत ही ऐतिहासिक मामले का जिक्र करते हैं, राजस्थान राज बनाम बालचंद 1977 का केस। हाँ, कहा जाता है कि इस केस ने भारत में जमानत के कानून की आत्मा को परिभाषित कर दिया। हाँ, और वो परिभाषा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उस मामले में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक सिद्धांत दिया जो मील का पत्थर बन गया। क्या था वो सिद्धांत? जमानत नियम है और जेल एक अपवाद है। बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। जी, इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति की आजादी सामान्य स्थिति है और उसे जेल में रखना एक असाधारण कदम होना चाहिए। मतलब उसे बहुत सोच समझकर और मजबूत कारणों के आधार पर ही उठाया जाना चाहिए। बिल्कुल। मतलब अदालत का पहला झुकाव जमानत देने की तरफ होना चाहिए, उसे मना करने की तरफ नहीं। ये सिद्धांत कहता है कि किसी को सिर्फ इसलिए महीनों या सालों तक जेल में बंद रखना कि उसका मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ है, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन है। खासकर तब जब इस बात की पूरी संभावना हो कि वो आखिर में बेगुनाह साबित हो जाए। सही। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली और आदर्श लगता है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा लेकिन आता है। अगर हम जमीनी हकीकत देखें जो रिसर्च में भी सामने आती है तो तस्वीर कुछ और ही दिखती है। और यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास सामने आता है। क्या? हमारे पास जमानत नियम है जैसा इतना मजबूत सिद्धांत है,
जो सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 50 साल पहले दिया था। लेकिन आज भी हमारी जेलों में बंद कुल कैदियों में से 75% से ज्यादा विचाराधीन कैदी हैं। 75%? जी हाँ। मतलब हर 4 में से 3 कैदी वो है जिसका जुर्म अभी तक साबित ही नहीं हुआ है। ये तो चौंकाने वाला आंकड़ा है। बिल्कुल। और यहीं पर ये पूरा मामला सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया से उठकर एक संवैधानिक अधिकार का मामला बन जाता है। संवैधानिक अधिकार का? हाँ, जमानत से इनकार करना कोई छोटा-मोटा प्रशासनिक फैसला नहीं है। ये सीधे तौर पर हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, पर हमला है। आप इसे संवैधानिक अधिकार से कैसे जोड़ रहे हैं? थोड़ा और समझाइए। देखिए, अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित होनी चाहिए। अगर आप रोहित जैसे किसी व्यक्ति को बिना किसी ठोस वजह के सिर्फ इसलिए जेल में रखते हैं क्योंकि अदालतों में केस बहुत हैं और सुनवाई में सालों लगेंगे, तो ये प्रक्रिया न्यायपूर्ण और उचित नहीं है। सही बात है। ये दंडात्मक हिरासत है जो सजा मिलने से पहले ही दी जा रही है। तो आप कह रही हैं कि जमानत की अर्जी को बस एक रबर स्टैंप की तरह बिना दिमाग लगाए खारिज कर देना सिर्फ एक प्रक्रियात्मक गलती नहीं बल्कि एक संवैधानिक उल्लंघन है। निश्चित रूप से ये उस व्यक्ति के सबसे मौलिक अधिकार का हनन है। जब हम जेलों में भीड़ और मुकदमों में देरी की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक प्रशासनिक समस्या की बात नहीं कर रहे होते। हम असल में हजारों लाखों लोगों के संवैधानिक अधिकारों के रोजाना होने वाले उल्लंघन की बात कर रहे होते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि BNSS के तहत जमानत अदालत का कोई एहसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा कवच है जो एक व्यक्ति को राज्य की अपार शक्ति के सामने खड़ा होने का हौसला देता है। धारा 2B को समझना सिर्फ एक परिभाषा रटना नहीं है बल्कि ये समझना है कि भारत में स्वतंत्रता और न्याय के बीच का रिश्ता कितना नाजुक और महत्वपूर्ण है। और ये हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या? जमानत नियम है, जेल अपवाद है का सिद्धांत दशकों से हमारे कानून की किताबों में है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बार बार दोहराया। लेकिन जैसा कि हमारे स्रोतों में जेलों की भीड़ और विचाराधीन कैदियों के आंकड़े बताते हैं, सिद्धांत और व्यवहार में एक बहुत बड़ी खाई है। ये तो है। सोचने वाली बात यह है कि ये खाई क्यों मौजूद है। क्या हमारे कानून में कोई कमी है, या उसे लागू करने के तरीके में, या फिर ये हमारी पूरी न्याय प्रणाली की धीमी रफ्तार का नतीजा है? सही सवाल है। ये खाई हमारी न्याय व्यवस्था के बारे में क्या कहती है, और इसे पाटने के लिए क्या सिर्फ कानून बदलना काफी है, या हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी?